आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी मुझे जहाँ भी जो बच्चा मुझे देख रहा है उसके लिए जल्दी से क्लास में आइए बेटो। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। तो बच्चों आइए देखते हैं हम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट ले लिया होगा, दो जो 5-7 पेज हैं उसके प्रिंट आउट आपने ले रखे होंगे ताकि आप ढंग से समझ पाएँ। तो ये था हमारा कल का क्लास का थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेटस बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से हमें पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सबसे पहली बात, स्टेटस हमें क्यों पढ़ना है। स्टेटस से ही पता चलेगा कि सर कौन से पर्सन की कितनी इनकम होने वाली है, ठीक है ना। स्टेटस ही है जो हमें बताएगा कौन से पर्सन की कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल का स्टेटस स्टार्ट किया था, इंडिविजुअल का। और इंडिविजुअल के अंदर जो स्टेटस है वो उसमें दो भागों में हमने बांटा था। या तो वो रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट, या वो होगा नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना, उसके लिए सिर्फ आपको बेसिक कंडीशन पूरी करनी है बच्चों, सिर्फ बेसिक कंडीशन पूरी करनी है। और हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो क्या थी। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन छोटी छोटी थी। सबसे पहले या तो प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर है बेटा, इसमें कितना दिन 182 डेज और मोर स्टे कर गए आप, इंडिया में रह गए हैं आप। पॉइंट नंबर 2, या फिर अगर आपने ये पहली बात पूरी नहीं की है तो क्या करना आपको, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में तो कम से कम 60 या उससे ज्यादा के दिन, और इसके पीछे वाले जो 4 ईयर हैं बेटा तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1, 2, 3 और 4, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसमें आपको कम से कम 365 डेज और मोर स्टे करना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये तो हमने देख लिया था कल। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप पूरी कर देते हैं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप पूरी कर देते हैं तो फिर आप क्या बन जाते हैं बेटा, आप बन जाते हैं रेजिडेंट। अगर दोनों की दोनों दोनों में से कोई कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाए किसी वजह से तो डायरेक्ट आप क्या बनते हैं, नॉन रेजिडेंट। जैसे ही नॉन रेजिडेंट बनेंगे तो फिर तो आपको आगे की तो बातें देखनी ही नहीं है बेटा, एडिशनल कंडीशन तो देखनी नहीं है, क्योंकि रेजिडेंट बनते हैं तभी आप आगे चेक करते हैं कि आप कौन से वाले रेजिडेंट है। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। अब आपने आपने कंडीशन पूरी कर दी है, आपने ये कंडीशन पूरी कर दी है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आगे वाली कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए एडिशनल कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। एडिशनल कंडीशन, और एडिशनल कंडीशन कौन सी है बच्चों, एडिशनल कंडीशन दो है कि सर जो प्रीवियस ईयर है आपका, प्रीवियस ईयर, उसके पीछे वाले 7 प्रीवियस ईयर में, इसको हम प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कहते हैं, कम से कम 730 डेज इंडिया में स्टे करना पड़ेगा। और यहां प्लस का साइन लगा रहा हूं बच्चों, प्लस का साइन क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी है। प्रीवियस ईयर जो है आपका, इस प्रीवियस ईयर के ठीक पीछे के जो 10 साल हैं, 10 प्रीवियस ईयर, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कम से कम आपको 2 टाइम क्या बनना पड़ेगा, रेजिडेंट बनना पड़ेगा। रेजिडेंट का मतलब क्या है सर, रेजिडेंट का मतलब है कि आपको बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, बेसिक कंडीशन। और ये बेसिक कंडीशन कौन सी होती है बच्चों, बेसिक कंडीशन तो इन्हें लिखी हुई है यहाँ पर, ये रही। अगर आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है तो फिर क्या बन जाएंगे आप दोनों एडिशनल भी पूरी कर दी आपने, तो फिर आपको एक नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है बेटा, आप बनेंगे रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। इसको, ये जो एडिशनल कंडीशन है ना बेटा, इसको अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में लिखा गया है, बता दूं आगे देखेंगे हम। और यदि आपने एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं की है, आप इसे पूरी नहीं कर पाते, दोनों में से कोई भी आप पूरी नहीं कर पाते, एक एक पूरी की है फिर एक भी पूरी नहीं की, तो उस केस में क्या बनेंगे आप, RNOR बन जाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था, ठीक है ना, उसको मैंने रिवाइज करवा दिया है। आइए अब देखते हैं हमारे मॉड्यूल के अंदर कि इसको कैसे लिखा गया है। स्टार्ट करते हैं बेटा, और आप निकालिए यहाँ पर एडिशनल कंडीशंस टू टेस्ट। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था,
इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमने कर लिया था ना, ये हो गया था हमारा इलस्ट्रेशन, नहीं हुआ था। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, एक काम करते हैं, पहले एडिशनल कंडीशन पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन कौन सा है। आओ बच्चों, एडिशनल कंडीशन टू टेस्ट वेदर रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑर्डिनरी और नॉट, इसके एडिशनल कंडीशन हम देख रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया कैन फर्दर बी कैटेगराइज एज, कि जो रेजिडेंट बन जाता है उसे भी आगे हम दो कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। और वो दो कैटेगरी कौन सी है बच्चों, या तो वो आर ओ आर होगा या आर एन ओ आर होगा। आप देख सकते हैं अपने मॉड्यूल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, ये कौन है बेटा, ये आर ओ आर है, और ये कौन है, आर एन ओ आर। ठीक है, आर ओ आर कब होगा बच्चों, रेजिडेंट और नहीं रेजिडेंट, if a resident individual satisfy the following two additional condition, he will be treated as a resident and ordinary resident in India. कब, number 1, he has been resident in India as per section 6 subsection 1 two at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. सर आपको कम से कम दो बार, कम से कम दो बार रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के ठीक पहले वाले 10 साल में रेजिडेंट बनना पड़ेगा, जो हमने अपने देखा। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड का साइन है यहां पर, दूसरी कंडीशन है ही विल बी रेजिडेंट इन इंडिया ए पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 previous ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। वही कंडीशन है बेटा, तो दोनों एडिशनल कंडीशन आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, to be resident or resident in India, one has to be satisfied the at least one condition of section and both condition of section 6 subsection 6। मतलब अगर आपको आरओआर बनना है तो पहले बेसिक पूरा करना पड़ेगा और साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशनल कंडीशन भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि सर आर एन ओ आर कब बनोगे आप, या तो आपने एक भी पूरी नहीं की कंडीशन, या फिर क्या किया आपने सिर्फ एक कंडीशन पूरी कर पाए, एक एडिशनल पूरी नहीं कर पाए। कह सकते हैं कि जिसने बेसिक कंडीशन पूरी कर ली है बेटा वो तो आर एन ओ आर तो बने जाता है, पर आर ओ आर बनने के लिए उसको दो एडिशनल और पूरी करनी पड़ती है। इसका मतलब कि अगर आपने एक एडिशनल पूरी की है या एक भी एडिशनल पूरी नहीं की तो आप क्या बनेंगे, आर एन ओ आर बनेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इफ द रेजिडेंट इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, additional condition as given section 6 subsection 6, he is resident but not only resident, या तो दोनों ही नहीं या दोनों में से कोई एक पूरी कर पाया दूसरी नहीं कर पाया। ठीक है, आइए अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है, जल्दी से मेरे साथ पढ़ते हैं इस इलस्ट्रेशन को, बहुत ही आसान सा है बेटा। देखते हैं क्या लिखा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, मिस्टर एक्स हैं जिनकी एज 19 ईयर है, लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम May 31, 2019। पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है बेटा, लेफ्ट कर रहा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है May 31, 2019 को। डिटरमाइन करना प्रीवियस ईयर में कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। प्रीवियस ईयर कौन सा देखना है हमें, 1920 का देखना है बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करें सर इसको, मैं यहीं पे सॉल्व करके देखता हूं। सर ये है मेरा प्रीवियस ईयर, देखना बेटा ध्यान से है, ये प्रीवियस ईयर है जो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 को एंड हो जाएगा। यही तो प्रीवियस ईयर है। हाँ सर यही प्रीवियस ईयर है, और इसके पीछे के जो 4 प्रीवियस ईयर है वो बाद में देखेंगे, चलो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। अब देखो ये भाई साहब इंडिया को छोड़ के जा कब रहे हैं, इन्होंने इंडिया 31 मई 2019 को छोड़ा है, तो ये कोई डेट है बेटा यहां पर, और इस डेट को मैं कह रहा हूं ये है 31 मई 2019। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक तो वो इंडिया में ही था। ये पीरियड जो ये इंडिया का पीरियड है उसका बेटा, और इसके बाद का जो पीरियड है ये आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया। हाँ सर समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया बेटा समझ में आ गया। तो अब देखते हैं आगे।
अब मुझे बताओ सबसे पहले वो इंडिया में कितने दिन रहा है, चेक करते हैं, चेक करते हैं इंडिया में कितने दिन रहा है। कि सर प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन रहा है, प्रीवियस ईयर 1920 में। सर अप्रैल महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अरे कहाँ मई तक ही तो है, देखना ही नहीं है। अप्रैल में 30 डेज, और मई में कितना, 31 डेज। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया बेटा इसका, 61 डेज क्या हो गया इसका, टोटल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, क्या इसने अपनी बेसिक कंडीशन पूरी कर दी क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ सर, बेसिक कंडीशन इसने पूरी कर दी है, ऐसी पूरी होगी ना बेटा। अब क्या करना है मुझे, इसके पीछे के, इसके पीछे के 4 साल अगर मैं देखूं, क्योंकि पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है इस दिन को, तो इसके पीछे के 4 साल वो इंडिया में रहा होगा। तो 365 मल्टीप्लाई 4 ईयर, तो ये तो बेटा 365 से अबव कर दिया। तो बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी, एडिशनल कंडीशन पूरी होगी क्या, यस सर वो भी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो भाई है ये क्या हो जाएगा आपका, रेजिडेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, इसने लिखा है कि सर ही लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, अभी एक्सेप्शन में कवर करेंगे हम। अभी जो मैंने करवाया आपको, ये पॉइंट नंबर सेकंड का आंसर करवाया है, मैंने आपको भी ये पॉइंट नंबर सेकंड का आंसर करवाया है। और आप नीचे देखिए बेटा इसका आंसर, इसको छोड़िए आप, तो भी करेंगे, हमें पढ़ाया नहीं मैंने आपको ये पॉइंट नंबर सेकंड का आंसर। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, सिंस द लेफ्ट इंडिया वर्ल्ड टूर विच इज नॉट द एक्सेप्शन, कवर में नहीं है, सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी ऑफ द वन कंडीशन ऑफ 6(1) कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। और इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर, आंसर देखो डायरेक्ट बेटा, देयर फोर ही इज एन ऑर्डनरी रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 1920। ये क्या बनेगा बेटा, ROR माना जाएगा प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वैसे अभी और समझ में आएगा जब मैं इसकी मैं एक्सेप्शन आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चंस को देखते हैं, पर पहले अब आइए बेटा, जो मैंने कल क्लास में आपको छुड़वा दिया था इसके एक्सेप्शंस, आइए उन एक्सेप्शंस को पूरा करते हैं। पेज नंबर निकालिए अपना, पेज नंबर कौन सा है बच्चों, ये है पेज नंबर 21 पर एक्सेप्शंस को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। चलो पेज नंबर 21 में एक्सेप्शन टू द अबव रूल, इन रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस है जो हमें यहाँ कवर करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शंस को। युवराज का क्वेश्चन है, सर ROR बनने के लिए बेसिक और एडिशनल कंडीशन करनी पड़ती है कि, हाँ बेटा युवराज यही तो बोल रहा हूँ पिछले पिछले दिन से, आज भी यही मैंने शुरुआत में आते आपको ये बताया कि बेसिक और एडिशनल दोनों आपको पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए एक्सेप्शन क्या है पहले ये समझते हैं और उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। पर पहले आइए बेटा मैं एक्सेप्शन आपको बताता हूँ कि एक्सेप्शन को एक्सेप्शन में ही क्यों लिखा। ये देखो एक्सेप्शंस, देखिए बुक में वो टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूं कहना क्या चाहते हैं। अभी मुझे बताओ हमारी बेसिक कंडीशन क्या थी, अगर मैं बेसिक कंडीशन बताऊं आपको, वो क्या थी, नंबर 1 कि 182 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, और या तो आप ये पूरी करो, दूसरा कंडीशन क्या था, 60 डेज और मोर स्टे इन इंडिया, प्लस 365 डेज
और मोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये था ना हमारा, ये तो था हमारा। अब एक्सेप्शन कहता है कि सर तीन केसेस में, दो केसेस के अंदर, दो केसेस के अंदर ये जो सेकंड वाली कंडीशन है आपकी, ये 60 डेज वाली, ये नहीं देखनी, सिर्फ फर्स्ट वाला ही देखना है आपको। फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि चार केसेस, सॉरी अभी बात करेंगे हम दो केसेस के अंदर, टोटल चार है, हम देखेंगे चार कैसे बनते हैं वो। दो केसेस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशंस देखनी है, सेकंड वाली कंडीशन देखनी ही नहीं है। अरे सर क्या कहना चाह रहे हो, सुनो बेटा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सर बेसिक कंडीशन के जो दो पार्ट हैं, इन दो केस के अंदर आपको केवल और केवल ये 82 डेज वाला ही देखना है, मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वो दो केसेस कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। पहला केस है बेटा, पहला केस है, चलो पढ़ लेते हैं इसको। द फॉलोइंग केसेस, कंडीशन नंबर सेकंड कौन सा था, 60 डेज वाला, ऑफ सेक्शन 6(1) इज इररेलेवेंट, मतलब उसको इग्नोर करके चलो। इस केस के अंदर पहला देखो क्या लिखा है, एन इंडियन सिटीजन who leave India during the previous year for employment purpose। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है पहली बार, और क्यों जा रहा है बेटा, वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, तो उसके लिए 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी, डायरेक्ट क्या रहेगा बेटा, 182 डेज वाली कंडीशन ही देखनी पड़ेगी। A person going abroad in connection with the employment in India is not covered by the above exceptions। तो बता रखा है कि साहब कि अगर कोई पर्सन अब्रोड जा रहा है विद एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब काम के लिए नहीं, अपना इंडिया के काम के लिए वहां बाहर जा रहा है, तो फिर ये ऊपर वाला कंडीशन आपको नहीं देखना है। एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर एक्स हैविंग द बिजनेस इन इंडिया during the previous year 1920 he visit to Japan for purpose of raw material for his business, मतलब बिजनेस तो उसका इंडिया में ही है। अभी हमने क्या पढ़ा साहब, एक्सेप्शन में कौन सा बिजनेस कवर होता है, एक्सेप्शन में वो बिजनेस कवर होता है जो इंडिया, जो पर्सन इंडिया के बाहर जा रहा है, किसके लिए जा रहा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। अब यहां ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो इंडिया में है, और आप जो बिजनेस के पर्पज के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं, मतलब आपको बिजनेस नहीं करना वहां, अपने इंडिया के बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं, तो आप एक्सेप्शन में कवर नहीं है। एक्सेप्शन में कवर तभी होंगे यदि खुद ही बिजनेस ही क्या करने जा रहे हैं, आप बाहर करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए मेरी जॉब लग गई है कहां पर, जापान में, तो मैं वहां जा रहा हूं, तो मेरे लिए 182 डेज देखना है, 60 डेज नहीं देखना। पर मेरी जॉब तो इंडिया में ही है, बस जापान में जाके कोई और काम करके आ रहा हूं, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे दोनों कंडीशन आपको देखनी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर दूसरा एक्सेप्शन क्या है इसमें, एन इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। अगर आप एक इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं और इंडिया को लीव कर रहे हैं बेटा, तो उस केस में भी आपको 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है, 60 + 365 वाली कंडीशन नहीं देखनी। और थर्ड बता रखा है यहां पर, एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, और आप नॉर्मली इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया में आए हैं बेटा किसके लिए, विजिट करने के लिए, घूमने फिरने आए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इस केस में भी क्या होगा बच्चों, इस केस में भी अगर आप 182 डेज और मोर रहते हैं तभी आप रेजिडेंट बनेंगे, अदरवाइज क्या बन जाएंगे आप, नॉन रेजिडेंट। मतलब 60 डेज वाली कंडीशन इस केस में नहीं देखनी। अब फिर पढ़ते हैं बेटा, कवर करते हैं। पहली तीन चीज देखनी है बेटा।
सबसे पहले बेसिक कंडीशन क्या थी, 182 डेज और मोर स्टे कर गए इंडिया में आप, या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज स्टे कर गए आप, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन आपने पूरी कर दी है तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। पर कह रहे हैं कि सर ये 3 ऐसे केसेज है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन देखनी है, वो कौन सी बेटा, 182 डेज और मोर वाली कंडीशन आपको देखनी है। अब ये 3 ऐसे केसेस कौन से हैं, तो इन्होंने बताया सर सबसे पहला केस है कि अगर मान लीजिए आप इंप्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इंप्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं बेटा, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो आपको 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है, 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी। पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप एक इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, मतलब शिप जो होता है ना बहुत बड़े वाला, उसमें बेटा जो लोग काम करते हैं क्रू मेंबर बोलते हैं, आप वो हैं, तो भी आपको उस केस में भी कितना देखना, आपको 182 डेज वाली कंडीशन ही देखनी है, 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन नहीं देखनी। और थर्ड पॉइंट कह रहे हैं बेटा, या तो आप इंडियन सिटीजन हैं या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं। ये इंडियन ओरिजिन क्या होता है अभी देखेंगे हम, तो इनमें से आप सिर्फ इंडिया में सिर्फ विजिट करने आए, नॉर्मल इंडिया में नहीं रहते, एनआरआई जिसको आप बोलते हैं, तो ऐसे लोग जो इंडिया में विजिट करने आए हैं उसके लिए भी कितना देखना, आपको 182 डे वाली कंडीशन ही आपको देखनी पड़ेगी। अब इंडियन ओरिजिन क्या होता है, यहां नीचे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, ए पर्सन इज डीम्ड टू बी द इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेर born in undivided इंडिया, या तो वो या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे मान ली ये मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स के पेरेंट्स या फिर इनके भी पेरेंट्स, अगर मिस्टर एक्स मैं हूं तो मेरे मम्मी पापा या मेरे दादा दादी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो मैं इंडियन ओरिजिन का माना जाऊंगा। एग्जांपल देता हूं कि सर मेरे दादी का जन्म दिल्ली में हुआ था, उसके बाद में सारा परिवार हमारा यूके में शिफ्ट हो गया, सारा परिवार। अब दादी के बाद पिताजी का जन्म भी यूके में हुआ, मेरा जन्म भी यूके में हुआ, तो क्या मैं इंडियन ओरिजिन का हूं क्या? यस सर, क्योंकि लोग क्या कहता है कि जो इंडिया में घूमने आ रहा है, विजिट टू इंडिया कर रहा है, वो पर्सन या तो वो पर्सन या उसके माता पिता या उनके माता पिता, मतलब दादा दादी, इनमें से किसी का भी बर्थ कहां हुआ, अनडिवाइडेड इंडिया में। और अनडिवाइडेड इंडिया में बेटा क्या क्या आता है, मुझे बताओ बेटा, अनडिवाइडेड इंडिया में क्या क्या आता है कि सर सबसे पहले तो हो गया हमारा इंडिया, एक पाकिस्तान में बेटा 47 में अलग हुआ था और बांग्लादेश में अलग हुआ था। ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं, अगर यहां पर कहीं पर भी आपका जन्म हो गया है अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, तो आप क्या माने जाएंगे, इंडियन ओरिजिन के माने जाएंगे। टेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है यहां पर, आइए देख लेते हैं टेक्स्ट पॉइंट को। टेक्स्ट पॉइंट, द अबव एसएससी शैल बी ट्रीटेड एज दे रेजिडेंट इन इंडिया ओनली इफ resided in India 182 days or more in the relevant previous year। तो इन तीनों के लिए कौन सा देखना है बेटा, सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन ही देखनी है। फिर रिवाइज करते हैं। एक्सेप्शन है हमारा बेसिक रूल का, एक्सेप्शन का मतलब है आपको 60 डेज प्लस 365 डेज वाला कंडीशन नहीं देखना 3 केस में। पहला केस कौन सा है कि सर ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है जो इंडियन सिटीजन है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इंडियन सिटीजन है और इंडिया के शिप पर क्रू मेंबर है तो भी आपको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है। और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है यदि आप इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है आप, और आपका, आपके माता पिता का या दादा दादी का किसी का भी जन्म कहाँ हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में हो चुका है, और आप इंडिया में विजिट करने आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, तो यहां पर आपको 182 डेज वाली कंडीशन ही देखनी पड़ेगी। आपके 3 केसेस है, इन सबको लिखवाऊंगा बेटा मैं अपनी लैंग्वेज में, सब लिखवा दूंगा आपको ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। देखते हैं यहाँ पर, इन केस ऑफ इंडियन एन इंडिविजुअल बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ए मेंबर ऑफ ए क्रू ऑफ ए शिप, द पीरियड्स द स्टे इन इंडिया शैल बी रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वोग्यू, मतलब जहाज, नॉट इंक्लूड द पीरियड बिगिनिंग ऑफ द डेट ऑफ एंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डीसी सर्टिफिकेट बोलते हैं बेटा इसको, इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शिप एंड द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉग्यू एंड ending with the date of entering of the continued discharge certificate in respect of signing off by that individual from ship in
respect of such Wagyu. In simple word, in the continuous discharge certificate, the date of joining of record as 1st January 20 and the date of ending of Wagyu 31st January 20, then the entire period 31 days shall be excluded from the stay in India. पूरा का पूरा क्या करेंगे आप, इंडिया में एक्सक्लूड कर देंगे। सर ये समझ में नहीं आया, एक बार देखो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। इधर देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और एक शिप का मैं क्रू मेंबर हूं, इस शिप का मैं क्रू मेंबर हूं। अब वो पता है बेटा जब शिप के क्रू मेंबर होते हैं तो वहां पर आपको 182 डेज वाली कंडीशन ही देखनी है ना, 60 डेज आपको नहीं देखना, ठीक है, और मैं इंडियन सिटीजन हूं। तो लोग कहता है कि जब मैं इस शिप पर एंटर करता हूं, शिप जाएगा तो बैठना पड़ेगा ना, और इस शिप से वापस बाहर निकलता हूं, जब भी निकलता हूं तो क्या होता है बेटा, इस शिप पर एक डायरी होती है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जब आप एंटर करेंगे तो भी इस पे साइन करेंगे, और जब बाहर जाएंगे तो भी इस पे साइन करेंगे। मान लो मैं एंटर कर रहा हूं बेटा 1 जनवरी 2021 को, और बाहर भी जा रहा हूं 31 जनवरी 2021 को, तो लोग कहता है कि साहब ये आने वाला दिन और ये जाने वाला दिन, इन दोनों को भारत में रहना इंक्लूड मत मानना। तो जब मैं स्टे का पीरियड निकालूंगा तो कितने दिन निकलेगा बेटा, जनवरी महीने में केवल 31 डेज में से 2 दिन कम कर दोगे आप, कितना दिन मानोगे आप, 29 डेज ही माने जाएंगे। इन सिंपल वर्ड, एक शिप का जो क्रू मेंबर है जो इंडियन सिटीजन है, जब वो शिप पर चढ़ेगा और जब वो शिप से उतरेगा, इन दोनों दिन को इंडिया में शामिल नहीं मानना, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। और इस बात को इन्होंने इतना घुमा घुमा के लिखा है, इसी इतनी सी बात को इन्होंने कितना घुमा घुमा के लिखा है। आइए देखते हैं कैसे घुमा के लिखा है ये देखो, इस वर्ड को हम फिर पढ़ते हैं क्या लिखा है यहां पर। यहां से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा इन सिंपल वर्ड से। तो कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग as recorded as 1st January and the date of ending the Wagyu is recorded as the 31st January 2020, then the entire period 31 days shall be excluded from the stay in India। मतलब ये दोनों के दोनों दिन क्या करोगे आप, इसको शामिल नहीं करोगे। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे हम। एलिजिबल वोग्यू का मतलब क्या है, सेल मीन्स ए वोग्यू अंडरटेक बाय द शिप engage in the carriage of the passenger or freight in the international tariff water, नेशनल टैरिफ वाटर उसमें जो चलते हैं उनकी बात कर रहे हैं बेटा। वोग्यू हैविंग द originated from any part of India and the designated any port outside India, और Wagyu है the having the originated from the any port of outside India और destination any port of India, मतलब इंडिया में आ रहा हो या इंडिया से जा रहा हो, इंटरनेशनल वाटर से जो चलता है बेटा उसे बोलते हैं हम क्या, जहाज या वोग्यू, ठीक है। और टेरिटोरियल वाटर यहाँ बता रखा है कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल्स बराबर 1.1515 किलोमीटर के आसपास पड़ता है बेटा ये, तो आप छोड़ दीजिए आप। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का ए पार्ट जो रह गया था वो पूरा करते हैं। इस क्वेश्चन में इसने लिखा कि सर मिस, ये तो हमने कर लिया था शायद, हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ये रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट रह गया था ये वाला। मिस्टर एक्स एज इनकी 19 ईयर है, लेफ्ट करा इंडिया फर्स्ट टाइम 31 मई 2019, डिटरमाइन करना स्टेटस। अब ये किसके लिए गया बेटा, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, इसका मतलब एक्सेप्शन में कवर हो गया, और जब एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा तो 182 डेज ही देखना है। मुझे बताओ बेटा इंडिया में कितने दिन रुका है ये मात्र कितने दिन रुका है बेटा, इंडिया में रुका है ये 61 डेज, है ना, और हमें कितने दिन चाहिए थे 182 डेज, इसका मतलब इसने बेसिक पूरा नहीं किया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पॉइंट नंबर 1 में नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है।
रिया का क्वेश्चन है सर ये बाहर पढ़ने जाए तो, बेटा अगर बाहर पढ़ने जाएगा ना, ठीक है ना, तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ी होता बाहर पढ़ने वाला। तो 60 और 365 दोनों आपको देखना पड़े, सॉरी 182 डेज और 60 प्लस 365 दोनों आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर देख लो बेटा इसका, आंसर देख लो, फर्स्ट वाले का आंसर देखो। सिंस he left India for the employment purpose, condition of section 61C shall not be applicable, मतलब exception में cover हो जाएगा। And the such SSC, he will be treated as a resident in India if only he resided in India at least 182 days during the previous year. Hence, Mr. X is a non-resident in India फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। तो इस केस के अंदर मिस्टर एक्स क्या मानेंगे, एक नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। मैं आपको पहले 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले इस इलस्ट्रेशन 5 को आप पढ़िए, पढ़िए बेटा इलस्ट्रेशन 5 को, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से पढ़िए, मैं वेट कर रहा हूं, तो साथ ही पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्स केम इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 24, 2015। From July 24, 15 to December 25, 16, he was in India. Again, he come to India on August 5, 2019 for employment purpose and left India on November 25, 2019 permanently. डिटरमाइन करना है स्टेटस, अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो क्या होगा, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो क्या होगा। फॉरेन है या इंडियन है, इस बात को तो बाद में देखेंगे बेटा, हम पहले क्या देखेंगे कि ये कितने दिन इंडिया में रहा है, पहले तो कैलकुलेशन करो। सबसे पहली बात, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फर्स्ट टाइम इंडिया में आया कब था, ये जुलाई 24 को आया था, और जुलाई 24 15 से लेकर दिसंबर 16 तक वो इंडिया में रुका था। और ही कम टू इंडिया, फिर बाद में कब आया, ये 5 अगस्त 19 को आया एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, लेफ्ट कर गया इंडिया नवंबर 25, 2019 को परमानेंटली। डिटरमाइन करना स्टेटस, तो प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, जो हमारा 1/4/19 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 20 को एंड होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से इस प्रीवियस ईयर में ये भाई साहब आए कब इंडिया में, ये आए हैं अगस्त में, 5 अगस्त को इंडिया में आ गए, मतलब ये 5 अगस्त को इंडिया में आ गए। इंडिया से गए कब है बेटा, ये 25 नवंबर को इंडिया से गए हैं, मतलब ये आपका 25 नवंबर। ये लो साहब, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये बीच का जो पीरियड है बेटा, ये वाला, ये तो इंडिया है, ये इंडिया में थे। और ये बाकी का जो पीरियड नजर आ रहा है बेटा, ये ग्रीन में, ये देखो, ये ग्रीन के अंदर ये बाकी का जो पीरियड है, ये क्या है बेटा, आपका आउटसाइड इंडिया। मुझे बताओ बेटा, इंडिया में कितने दिन रुका है ये, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में लिखूं, इंडिया में कितने दिन रुका है, अगर मैं सिंपल वर्ड में लिखूं तो बताइए बच्चों। सर अगस्त में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इंडिया में कितने दिन रुका था भाई साहब ये, तो अगस्त में रुका है बेटा ये 5 दिन नहीं रुका, 5 अगस्त से आ गया तो 4 दिन माइनस कर दो, अगस्त में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, 4 दिन माइनस करेंगे तो ये आएंगे बेटा आपके 31 - 4, 27 डेज हो गए। अगस्त में कितने हो गए, 27 डेज, सितंबर तो पूरा 30 है, अक्टूबर पूरा 31 है, और नवंबर में कितने दिन रुका है, ये 25 दिन। तो जिस दिन आता है और जिस दिन जाता है वो दोनों दिन शामिल करने होते हैं बेटा, ठीक है ना। जिस दिन आया और जिस दिन गया वो दोनों दिन शामिल करते हैं अपन। कितने दिन रुका है बेटा प्रीवियस ईयर में, 27, 30, 31 और 25, ये हो गया बेटा आपके 113 डेज। यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है बेटा 113 डेज, देखो ये रहा, ठीक है सर, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं कि सर ये जुलाई 24-15 को आया था और जुलाई
तो दिसंबर 16 तक रुका है। सबसे पहली बात कि सर अगर ये फॉरेन सिटीजन है, अगर ये फॉरेन सिटीजन है तो 182 डेज वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई, और 60 डेज वाली तो पूरी हो रही है। हाँ सर पूरी हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के बाद के जो 4 साल हैं, क्या उसमें ये 365 डेज और मोर स्टे कर गया क्या? सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, कुछ भी नहीं है। आइए देख लेते हैं। 365 डेज और मोर ये कैलकुलेट कर गया। अब देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं 2015 से लेकर 2016 के बीच की, 2015 से लेकर 2016 के बीच की। उस केस में कितना आएगा देखो बच्चों, उस केस में कितना आएगा आपका 2015-16 के अंदर, देखो बुक में देखो, 2015-16 के अंदर जुलाई में आया था भाई साहब, ये जुलाई में आया है। इसका मतलब कितने दिन होंगे बेटा? जुलाई, 24 जुलाई को आ गया था। जुलाई, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन है। जुलाई कितने दिन हो गए आपके? 8 डेज। ठीक है बच्चों, अच्छा समझ में आ गया आपको? 8 डेज है ये, 8 डेज। अगस्त का तो पूरा आएगा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्यों सर? क्योंकि वापस कब जा रहा है? दिसंबर 16 को जा रहा है, तो ये 352 डेज आ गया। अब फिर अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो दिसंबर में 25 दिन को जा रहा है। दिसंबर 25 को ये जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? दिसंबर 25 को ये जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि सर ये 25 दिन कब रुका है? दिसंबर में रुका है। टोटल कितना होगा? 269। तो ये पीछे के वो 4 साल थे, ये पीछे के वो 4 साल थे जिसमें हमें देखना था कि 60 डेज तो इसने पूरा कर दिया, 113 आ रहा है ना। पीछे के 4 साल में कितने दिन आ रहा है ये? चेक करो बेटा, अगर हम इसका टोटल लगाएं दोनों का, तो ये हो गया आपका 252 प्लस 269, ये हो गया बेटा आपका 521, 521। इसका मतलब ये जो हमारा मिस्टर एक्स है, उसने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी, अगर वो क्या है? एक फॉरेन सिटीजन है। एडिशनल कंडीशन पूरी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहली बार कब आ रहा है ये? 521 दिन ही आ रहा है, 730 डेज वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये क्या बना जाएगा बेटा? RNOR, अगर ये फॉरेन सिटीजन है तो। ठीक है, अगर ये इंडियन सिटीजन है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस जा रहा है बेटा, और एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस जाएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए वापस जा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि सर एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा पहले ही, क्योंकि 113 डेज रुका है ये, एक नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर 31 डेज हैं। 7 year immediately preceding the relevant previous year, he is not satisfying dual condition, resident but not only resident, the previous year 90, when his status shall be remain the same in the both in cases। तो फॉरेन सिटीजन जो आपका है वो नॉट कवर अंडर एक्सेप्शन, और कमिंग टू इंडिया एम्प्लॉयमेंट पर्पज इज नॉट कवर अंडर एक्सेप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपका हमने कंप्लीट किया, इलस्ट्रेशन नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो आपको अभी करना है, जल्दी से पढ़िए इस इलस्ट्रेशन को, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। कीजिए, जो भी आपका डाउट है वो अभी लिखते हैं साथ साथ में। बुक की लैंग्वेज थोड़ी आपको हार्ड लग रही होगी, कल मैं इसका पूरा, आज मुझे लिखवाना था बेटा सारा ये, पर आज मैं लिखवा नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक बार थोड़ा पढ़ लो आप, उसके बाद लिखने में मजा आएगा आपको। कल मैं इसका पूरा नोट्स आपको बना के दे दूंगा, हैंड रिटन नोट्स मैं खुद क्लास में लिखूंगा, मेरे साथ साथ कॉपी कर लेना सारा का सारा, और एग्जाम के अंदर आपको केवल वही फॉलो करना है, आपके सारे आंसर मैच कर जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट वाला तो एक्सेप्शन के अंदर कवर है ना सर? बिल्कुल बेटा, एम्प्लॉयमेंट वाला एक्सेप्शन में कवर होता है, बिल्कुल कवर होता है बेटा। तो क्वेश्चन में मना क्यों किया है? कौन से क्वेश्चन मना कर दिया बेटा? कौन से क्वेश्चन मना कर दिया? अच्छा इसमें, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं बेटा। ये देखो ना क्या लिखा है इसने कि सर ये जो पर्सन है ना, ही लेफ्ट इंडिया नवंबर 25 परमानेंटली,
ये अब एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है और क्या लिखा है, कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। ये इंडिया में पर्पज, मतलब इंडिया में आया था बेटा एम्प्लॉयमेंट पर्पज एंड लेफ्ट इंडिया, तब कर रहा है परमानेंटली, इसलिए कवर हो रहा है बेटा ये। बी पॉइंट करो, बी पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 6 करो, पढ़ते हैं इसको पहले। मिस्टर एक्स ए फॉरेन सिटीजन, जो इंडिया में रहते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 और 83 डेज, तो साफ साफ निकाल के दे दिया बेटा, तो वो 83 डेज के लिए इंडिया में रह रहे थे। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस और प्रीवियस ईयर 1920, एज्यूम करना है इट स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोज। प्रीवियस ईयर 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ये सब दे रखे हैं बेटा आपको, ठीक है, सारे सारे दिए हुए हैं। मुझे बताओ मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले 60 डेज वाली कंडीशन पूरी हो रही है क्या, क्योंकि 182 डेज तो है नहीं, 83 है। तो अब इसके पीछे के साल कौन से साल है, अगर क्वेश्चन में मुझे 90-20 प्रीवियस ईयर में 60 डेज दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं, ये मेरा प्रीवियस ईयर है में 83 डेज है, तो इसके ठीक पीछे वाले 4 प्रीवियस ईयर कौन से होंगे बेटा, ये इसके ठीक पीछे वाले 4 प्रीवियस ईयर कौन से आएंगे, ये आपका कौन सा है, ये 90-20 है, ये 18 होगा, ये 17 होगा, ये 16 होगा और ये 15 होगा। तो 15-16 में देखो कितने दिन है, 15-16 में 121, तो यहाँ 121, यहाँ कितने 175, यहाँ 175, यहाँ कितने 15 डेज, यहाँ 15 डेज, यहाँ कितने 67 डेज। चेक करो भाई क्या ये 365 से अबव आ रहा है क्या, अगर हम चेक करते हैं 121 प्लस 175 प्लस 15 प्लस 67, ये आ रहा है बेटा 378। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसने बेसिक कंडीशन तो पूरी कर दी। अब इसके एडिशनल कंडीशन देखते हैं बेटा, एडिशनल कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे और लेके जाएंगे हम, कितने साल तक, 10 साल तक, का मतलब ये 14, ये 13, ये 12, ये 11 और ये 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब ये एक और जाएगा पीछे बेटा 9। तो पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये 10 साल है, ये 10 साल हो गए पूरे। अब मुझे तो पहले 7 साल पे ले आओ, मतलब यहाँ तक ये 7 साल हैं, तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये 7 साल है बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चेक करो 7 साल में 730 डेज है क्या, ये पिछले 4 साल में तो कितने हैं 378 है। अब इसके पीछे मुझे बताओ बेटा 14-15 में कितने दिन रुका है, ये 310 रुका है 14-15 में, और 265 यहाँ रुका हुआ है, 265। चेक करो भाई क्या 730 पूरा हो रहा है क्या, प्लस 378 प्लस 265, ये हो रहा है 1021 आ रहा है बेटा। इसका मतलब, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, इसने कंडीशंस पूरी कर दी है, इसने कंडीशन पूरी कर दी, तो ये प्रीवियस ईयर 90-20 के लिए क्या बन गया है बेटा, ये बन गया है ROR, रेजिडेंट बन गया है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आंसर में देख सकते हैं बेटा। तो प्रीवियस ईयर पूरा बड़ा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर 90-20 के लिए ये 67 डेज प्रेजेंट था, ये क्या बन गया है, रेजिडेंट बन गया, ठीक है। और ये इसी तरह इन्होंने सारा कंप्लीट कैलकुलेट किया हुआ है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा अपने आप में, इसमें एक आपको कैलकुलेट करके दिया ना, तो ये आपको अलग अलग सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे सभी साल के, ठीक है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, ये सभी आपको ऐसे एक एक करके कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरा होगा, ठीक है। तो ये एक बार आप होमवर्क में देख लेना, इसको करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो कितनी, ठीक है। तो देख लेना बेटा। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाना चाहूंगा, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, नहीं छोड़ा हमने, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। कौन सा क्वेश्चन बेटा,
नहीं, हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए थे। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर वो परमानेंटली लीव कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए हाँ जी। इंडिया, हाँ हाँ। तो भी सर एक्सेप्शंस में तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, कवर होगा, क्यों नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं कि ये जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था उसमें नहीं लिया हुआ, ये बोल रहे हो ना आप? ये क्वेश्चन हमने 5 नंबर क्वेश्चन किया था, उसी की तो बात कर रहे हो आप? हेलो, चलिए आवाज। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इन्होंने आंसर मिस्टेक किया है, ठीक है ना। और बुक के हिसाब से इन्होंने बोला है कि सर ये दोनों एक होगा, क्योंकि परमानेंटली वर्ड को इन्होंने सेम सेम किया हुआ है। ये आपकी किताब थोड़ी पुरानी है, मैं बता दूं आपको, फाइनेंस एक्ट हमें पढ़ना है कौन सा, 2021 पढ़ना है, और ये 1920 वाला फाइनेंस एक्ट है। इसीलिए इसके आंसर पर मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि जब नई बुक आएगी हमारी उस पर मैं आपको लिखवा दूंगा अलग से, ठीक है। तो सर इंडियन सिटीजन के लिए ये एक्सेप्शन होगी या नहीं? बिल्कुल होगा बेटा, इंडियन सिटीजन के लिए देखो लॉ में लिखा हुआ ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ। ये देखो साफ साफ लॉ में लिखा हुआ है, एक्सेप्शन में कवर होंगे आप। ये देखिए, यहाँ फिर पढ़ लेते हैं अपन इसको। एक इंडियन सिटीजन है, सॉरी, इंडियन सिटीजन है who leave इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। सब कुछ हो रहा है बेटा इसमें, ठीक है ना। तो सर इसके, तो चाहे परमानेंटली लीव करे चाहे हाँ टेम्परेरी। बिल्कुल बेटा, जो आप काम करने जाएगा वो परमानेंटली तो जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा वो। मैं काम करने जा रहा हूँ, परमानेंटली तो जाऊंगा वहां पर, अब एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया मैं। तो परमानेंटली जो वर्ड है उस वर्ड के हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा है इसको, इस उस वर्ड को पकड़ के बोला है कि साहब आप परमानेंटली जाते हैं तो आपको फॉरेनर मान लेंगे हम। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो ये आंसर को हमें अपडेट करना पड़ेगा, नई बुक में अपडेट करवा दूंगा आपको। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे और कल इसके नोट्स भी लिखेंगे पूरे के पूरे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।